बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर प्रदर्शनकारी हमला बोल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के आवास में आगजनी कर दी गई। आगजनी में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। झालानाथ खनल की पत्नी रवि लक्ष्मी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। नहीं मानता, जो पंजाब का किसान है मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं उन बिचौलियों को गलत कह रहा हूं जिन्होंने किसानों को भड़काया और बोला कि ट्रैक्टर लेकर चढ़ जाओ तुम लाल किले पे। डीप स्टेट ने पूरी कोशिश करी कि भारत की भी सरकार पलट जाए, लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश है यार, 140 करोड़ लोगों का देश है। ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप को पता लग रहा है कि जो वो ड्रामा ट्राई कर रहा था फेल हो गया। इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गया। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इजराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। उसने नेशनल ऑनर को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे यूज़ किया है। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जब ट्रंप ने यू टर्न लिया उसके बाद इजराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है मैं आपको बताती चलूँ। इंडिया ने शटअप खोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट, और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये है, जब पिछले 2 महीनों से इंडिया अकेला लड़ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट, तब इजराइल कहां था, और अब जो इजराइल की एंट्री है इसको इंडिया किस तरह से देखता है। और क्या ये भी हो सकता है कि इजराइल ने भी यूएस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, क्योंकि इंडिया ने तो बगावत का ऐलान काफी टाइम पहले कर दिया, इसलिए वहां पे सब गेम्स हो रहे हैं। केपी शर्मा ओली जो अब दुम दबा के भाग गया है, ये बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, ये चाइना का पिट्ठू है, और ये बंदा चाइना के सारे काम करता है। जब चाइना ने 5 गांव घेर लिए थे नेपाल के, चुप बैठा था। चाइनीज आए, चाइनीज ने उन नेपालियों को इकट्ठा करा और वहां पे मेगाफोन लेके एक अनाउंसमेंट करी सबके सामने कि देखो आज के बाद तुम सब चाइनीज हो। तो चलिए शुरू कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही न्यूज अपडेट्स सबसे पहले मिले। इन तस्वीरों को देखिए, ये जो घर है प्रधानमंत्री का घर है। यहां पर लोग आगजनी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन के बाहर की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जल रहा है नेपाल और तख्ता पलट, और वहां पर ये यूथ क्या कह रहे हैं। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है। जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए कि जब कोई बहादुर भी हो तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर सकते अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आज इजराइल के अखबार में आया है कि इजराइल को भी मोदी से सीखना चाहिए। केपी शर्मा ओली गायब हो गया। दोस्तों 30 जून 2020 रात 9:42 मैंने एक ट्वीट करा था। बहुत ट्रोलिंग हुई, लोगों ने उल्टा सीधा बोला, लोगों ने मुझे गाली दी। इसका सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने। आज की तारीख में किसी को नहीं पता नेपाल का प्रधानमंत्री जो कल तक चौड़ा घूमता था वो है कहां पे। कि जब ये उनके अखबार में जेरूसलम के अखबार में जब ये छपा आर्टिकल कि इसराइल को अब नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या अब इंडिया को देख के इसराइल भी अमेरिका से अलग होना चाहता है? क्या वो भी अमेरिका की दादागिरी से परेशान हो गया? और जिस तरह से इंडिया ने क्या किया, इंडिया से क्या सीखना चाहिए? इंडिया ने यूएस के खिलाफ रेजिस्ट किया है, इंडिया ने उनके साथ ट्रेड वॉर किया, इंडिया ने सैंक्शंस नहीं माने, उनके साथ कारोबार नहीं किया, कोई भी डील नहीं बनाई। तो ये सीखने वाली तो बात यही है ना कि अमेरिका के खिलाफ हो जाओ, ये नेशनल इंटरेस्ट है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कल एक ब्लैक डे था, पर मुझे लग रहा है कि आज का दिन एक सुनहरे अक्षर से लेके जाएगा नेपाल के इतिहास में। आज जनता की जीत हुए, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब पर आज जनता का आज कब्जा है। ये जनता की एक बहुत बड़ी जीत है और ये आने वाले दिन तो बहुत सुनहरे, वी आर हेडिंग टू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऐसा लग रहा है। तो आगे वाले दिन तो ये जो अनरेस्ट जो हमने देखी विगत के दिनों में, विगत के सालों में जो अनरेस्ट देखे, वो अनरेस्ट का तो अब अंत होना चाहिए। टैरिफ और सैंक्शंस टैरिफ्स लगाए। अच्छा, अभी अमेरिका ने टैरिफ्स इसलिए लगाए हैं मेनली इंडिया पे क्योंकि इंडिया जो था ही वाज गोइंग टू जस्ट एलाई विद रशिया जी। तो अभी रशिया को लिए डायरेक्ट वो नेक्सस जो है ना वो नहीं लगा सकता। तो कि नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो पपलू हैं वहां पे, इंक्लूडिंग केपी शर्मा ओली, इन्होंने अपना जमीर चीन के हाथ बेच दिया
और यहां पे उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए कि भारत में भी लोग भड़के हैं। प्रभु श्री राम तो इंडिया के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। कि इसराइल जो है ये अमेरिका का एक बच्चा है जिसको वो अपने हिसाब से मोल्ड करता है। जब भी उसने किसी मुल्क के साथ कुछ ऐसा करना होता है उसके लिए वो इनसाइड एक पॉलिटिक्स खेलते हैं ताकि वो एक दूसरे कंट्री को मैनिपुलेट कर सके। ठीक हो गया। बेसिकली अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है। सही हो गया। लेकिन अब इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि अब वो उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं हो सकता है अमेरिका ने कर दिया, हो सकता है अमेरिका ने कर दिया हो, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में भी यही काम करा था। शेख हसीना को निकाला था ना 5 अगस्त को, 5 अगस्त को शेख हसीना को निकाला था। आज 9 सितंबर है। केपी शर्मा ओली चला गया, इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान को निपटा दिया। सारी की सारी चीजें चल रही हैं ना, और ये सारी की सारी चीजें आपके साउथ एशिया में चल रही हैं लगभग। ये सरकार पलट भारत में कोशिश नहीं करी थी इन लोगों ने। शाहीन बाग क्या था भाई? फार्मर्स एजिटेशन। वो बेचारे पंजाब के मासूम फार्मर्स, उनको बरगलाया गया। टू यूक्रेन वॉर, जो यूक्रेन वॉर है जब तक ये समअप नहीं होगी उसके तब तक आई थिंक सो इजराइल जो है वो ट्रंप का साथ नहीं छोड़ सकता। और बाकी जो ट्रंप साहब ने भी कहा है कि मोदी आर ग्रेट अलाय, उसकी वजह एससीओ समिट बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज टू कंटेन चाइना इन द सब कॉन्टिनेंट यू नो, उसका फिर ये होता है कि जब जो इंडिया की जो मेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी इंडिया की है, वो है न्यूट्रलिज्म पे बेस्ड करती है। मैंने बाद में ये भी समझाने की कोशिश करी बाद में टेलीविजन के इंटरैक्शन के दौरान कि द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज रन फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी, दिस मैन केपी शर्मा ओली इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे इतना बोला आपने हनी ट्रैप वर्ड कैसे यूज करा, आपने ये कैसे करा, आपको शर्म नहीं आती, आपको ये नहीं आती। बॉस आज 5 साल के बाद वो ट्वीट मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखो। कोई उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली हो। नेपाल का संसद भवन इन्होंने जला दिया है, इसके अलावा मंत्रियों के बंगले जला दिए गए, मंत्रालय जला दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों को जला दिया और इसके साथ साथ सड़कों को जला दिया। सड़कों पर जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। तो मिला जुला कर आज सुबह से जो स्थिति मैंने देखी है अपने कैरियर में, इस तरह की स्थिति मैंने कभी सामना नहीं किया था। और बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ काठमांडू नहीं बल्कि भैरवा, बुटवल, इटहरी, इस तरह के तमाम लुम्बिनी जहां जहां पर नेपाली लोग इकट्ठा हो सकते थे। राजशाही के चक्कर में नेपाल पर प्रोटेस्ट शुरू हुए और बोला कि नहीं, ये जो सरकार है, ये कम्युनिस्ट सरकार है, इसको निकाल के बाहर फेंको, निकाल के बाहर फेंको पूरी की पूरी कम्युनिस्ट सरकार को और वापस राजा को लाओ। श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव पंच सरकार, यह नेपाल के राजा का नाम है और इनको साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लोग सड़क पे आ गए, कहते हैं हमें तो हमारा राजा वापस चाहिए। प्रधानमंत्री ओली गुप्त जगह छिपे हुए, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री की रक्षा वहां की आर्मी कर रही है। नंबर 3, ज्यादातर मंत्री महाराजगंज में आर्मी बैरक में छुपे हुए हैं। केपी शर्मा ओली गायब हो गया, पहले हेलीकॉप्टर फिर हवाई जहाज, कहीं नहीं पता कहां है। राष्ट्रपति भवन पे हमला हो गया और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों पे हमले हो चुके हैं। नेपाल की फौज सड़क पे आ गई और नेपाल की फौज धीरे धीरे करके सबको निकाल रही है। वहां पे पुलिस गायब है, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने ये बोला कि बॉस हम आपकी जान की जिम्मेवारी अब नहीं ले सकते, अगर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान जाती है तो जाए, हम पीछे हट रहे हैं। नेपाल पुलिस ने साफ मना कर दिया, इसलिए फौज को बीच में आना पड़ा। अब एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठा के वहां पे मंत्रियों को आक्रोश ऐसा है कि पूरा परिसर कैसे चल रहा है, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं है। बहुत बुरे हालात में नेपाल और बाहर देखिए जश्न मनाते हुए लोग, यहाँ पर पूरा परिसर चल रहा है। ये मंत्रियों के आने जाने का वो रूट था जिसको जला दिया गया है। से कुर्सियां संसद भवन के परिसर के अंदर लेकर जा रहे हैं, बाल्टी लेकर जा रहे हैं और इसके अलावा देखिए पूरा संसद भवन परिसर ऐसे काले धुएं के दुआर से भर गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं जल रहा है पूरा संसद परिसर। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बालेंद्र शाह और रवि लामिछाने, ये दोनों में एक कैंडिडेट ये आने वाला केयर टेकर गवर्नमेंट के चाहे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। कि कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है या उसको दरकिनार किया जा रहा है। अब आप उसको डीप स्टेट बोले या अमेरिका का गेम प्लान बोले, लेकिन चीजें बहुत तेजी से पैन आउट हो। इसमें मर्द और औरत वाली बात नहीं होती दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स है। जब तख्ता पलटता है ना और जब गोली चलती है तो कोई नहीं देखता कि सामने जिसको लग रही है वो मर्द है या औरत है।
गोली चलती है तो फिर गोली चलती है, जब तख्ता पलट होता है तख्ता पलट होता है। इट डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने, सबको रगड़ के निपटा के। ये यहां से कंट्रोल होता था। ये बंदा चाइनीज एम्बेसी काठमांडू से कंट्रोल था, केपी शर्मा ओली। ये जब मैंने बात बोली तो किस तरीके से लोगों ने वार करा है, किस तरीके से मेरे ऊपर अटैक करा है लोगों ने। आज मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, मजा आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है पहले क्या बोला था? दोस्तों देखना आगे आगे होता है क्या। अब यहां पे बड़ी महाशक्तियां हमारे नेबरहुड में लड़ाई करेंगी। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही निष्कर्ष है। और जो घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हुआ था, इसमें डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप देखिए इसके भीतर एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है? फ्लैश मॉब्स, अकस्मात एकदम से कुछ मांगे आ जाती हैं, और वो मांगे ऐसी आ जाती हैं, वो ठीक है मांगे जायज है या उसके ऊपर है, लेकिन जो संवैधानिक रूप से निर्वाचित जो सरकार है उसको अवसर भी नहीं मिलता है कि वो कार्रवाई करे, और एकदम से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दूसरी सरकार की हो जाती है। बिल्कुल, देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने इस वक्त नेपाल की यात्रा ना करने की सलाह दी है। साथ ही इमरजेंसी नंबर जो काठमांडू में भारतीय दूतावास में संचालित किया गया है, उसका नंबर शेयर किया गया है, और नेपाल में मौजूद सभी भारतीयों से इस वक्त वहां पर सुरक्षा के लिहाज से सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। चाइना कुछ करेगा, अमेरिका कुछ करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इस वक्त जितनी भी पार्टी है वहां पे सबके साथ एंगेज करना चाहिए। एक मैं आपको बात बता दूं, आप बोलेंगे मेजर साहब आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं। बात इमोशन की नहीं है, बात इमोशन की नहीं है दोस्तों। बात यह है कि हमारा नेपालियों के साथ रिश्ता है, और वो रिश्ता आपके और मेरे कहने ना कहने से उस रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ता, वो है तो है, ठीक है। जितना हमारा हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का नेपाल पे अधिकार है, उतना ही नेपालियों का हम पर अधिकार है। आपको एक बात पता है, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी is the honorary chief of army staff of the Nepalese army, and the chief of army staff of the Nepalese army is the honorary chief of army staff of the Indian army. पशुपतिनाथ है वहां पे, सीता मां का घर है वहां पे। We cannot allow Nepal to become the playground of the Chinese and the Americans. तो हमेशा इंडिया ने यह स्टांस लिया है कि वी विल नेवर एवर मेक एन अलाय जो हमारे एसेट्स के, हमारे जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ हो। तो जो इंडिया है वो हमेशा उसने वही किया है जो उसकी आवाम के लिए नेशनल इंटरेस्ट पे काम नेशनल इंटरेस्ट में उसने काम किया। ठीक हो गया। और जो इंडिया है वो चाइना को भी नहीं छोड़ सकता। उसकी वजह मेन जो है नेक्सिस देखते हैं तो वो चाइना के सारे साथ हैं, तो इसलिए उसकी मजबूरी है कि एससीओ को ना छोड़ना और चाइना का साथ देना। बाकी जहाँ तक एज़ फार एज़ द इज़राइल इज़ कंसर्न, तो इज़राइल जो है वो हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, बिकॉज़ जो इंडिया है ये वीटो 5 में आने की एक उसका वेटेज है, वो रखता है। तो इसलिए वो इंडिया को भी नहीं छोड़ सकता और अमेरिका को तो वो डेफिनेटली नहीं छोड़ सकता, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ वीटो 5 इन वीटो 5। सर यहाँ पे देखो उन्होंने उसका बैकअप लिया है, अब इंडिया पे लगाएं ताकि जो इंडिया है वो ऑयल लेता है रशिया से, इसलिए। लेकिन जो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को ज़रूरी है कि वो इंडिया का साथ दे, इंडिया का उसको होना ज़रूरी है इंडिया का। ठीक है, आप कह रहे हो कि ट्रम्प ने दोस्त बोल दिया इतनी मुखालफत के बाद, तो इसकी वजह एसयू है, और मेन वजह मुझे भी लगती है। लेकिन सर जब ये ट्रम्प इस तरह की पॉलिसीज इंडिया के अगेंस्ट बना रहे थे, उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे, और जहां पूरी दुनिया ने माना कि भाई अब यहाँ पर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप फेल हो चुके हैं, अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं है जो निगोशिएबल हो, जिसके ऊपर बात की जाए। लेकिन फिर उस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं सोचा कि अगर रीजन के अगर हमने चाइना के सुपर पावर को रोकना है तो हमें तो फिर ये मुल्क चाहिए। लेकिन तब तो उसने बिल्कुल अगेंस्ट गया है इंडिया के, और स्टिल अभी तक वो कह रहे हैं हम तो और भी सैंक्शन इम्पोज करेंगे क्योंकि हमें वो पसंद नहीं आ रहा जो इंडिया इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको कहते हैं थियरी ऑफ डेटरेंस, कि वो थियरी ऑफ डेटरेंस पे अमेरिका बहुत बिलीव करता है। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो थियरी ऑफ डेटरेंस पे बिलीव करती है। वो डिटर करते हैं जिस मुल्क को उन्होंने अपने साथ करना होता है, वो डिटर करते हैं थ्रू टैरिफ्स या थ्रू अदर असर्टिव स्टेप्स। तो वो ये सारा कुछ वही था, क्योंकि अमेरिका की हमेशा पॉलिसी जो आइडियोलॉजिकल पॉलिसी रही है वो हेनरी किसिंजर और एचिसन साहब ने उसको किया है। तो उसकी आइडियोलॉजिकल पॉलिसी यही रही है कि वेगनेस उसमें रही है कि जिसको इंटरेस्ट होते हैं वो उसके साथ जाता है। तो ये कहना बड़ा अजीब सी बात है कि अभी अमेरिका ने क्यों सोचा, उसके हमेशा से स्टेटमेंट्स वेग ही रही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब कि इसराइल अगेंस्ट नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे 3 बड़ी दुनिया हिलाने वाली न्यूज़ की। पहला,
नेपाल में आगजनी जैसा हालत बन गया और पीएम ने रिजाइन कर दिया। दूसरा, इजराइल ने ओपनली मोदी जी की तारीफ की और भारत का साथ दिया। तीसरा, यूक्रेन ने एक बड़ा यूटर्न लिया इंडिया के खिलाफ, या फिर कह लो इंडिया के साइड में ही आ गए इनडायरेक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले खबर नेपाल से है। सोचो अगर एक दिन आपके मोबाइल पे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब ब्लॉक कर दिया जाए, कैसा फील होगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ नेपाल के जेनजी यूथ के साथ। नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन कर दिया और बस फिर क्या, स्टूडेंट्स रोड पर आ गए। प्रोटेस्ट इतना वॉयलेंट हो गया कि पुलिस की फायरिंग करनी पड़ी और कम से कम 19 लोग की जान चली गई इसमें। और ये आंदोलन ऐसा भारी हुआ कि पीएम केपी शर्मा ओली को 9 सितंबर को रिज़ाइन कर देना पड़ा, यानी कि आज। पीपल लिटरली उनके ऑफिस में घुस गए, लीडर्स के घर में आग लगाई। एक नया यूथ फेस सुदन गुरंग सामने आया जो प्रोटेस्ट लीड कर रहा है। अब देखो एक छोटी सी बात, सोशल मीडिया बैन कैसे पूरा देश हिल गया और एक पीएम कुर्सी से गिर गया। यही है जेनजी की पावर। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट, इजराइल की तरफ। जेरूसलम में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें इनोसेंट लोग टारगेट बने थे। पूरे वर्ल्ड ने कंडेम किया था, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले इजराइल को ओपनली सपोर्ट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बोला, इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स दिस हेनियस टेररिस्ट अटैक, वी स्टैंड फर्मली अगेंस्ट टेरर। और बस तुरंत इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने रिप्लाई किया, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू इंडिया फॉर स्टैंडिंग विथ अस। सोचो दोस्तों, ये छोटी सी ट्वीट डिप्लोमेटिक दुनिया में कितना बड़ा सिग्नल देती है। ये दिखाता है कि भारत की वॉइस अब दुनिया में सुनाई जाती है और इजराइल जैसे स्ट्रांग नेशन ओपनली एक्नॉलेज करता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ये एक और स्ट्रांग प्रूफ है। अब बात करते हैं सबसे शॉकर न्यूज़ की, यूक्रेन। आपको याद होगा कि यूक्रेन अक्सर इंडिया की ऑयल पॉलिसी को लेकर थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स करता था, लेकिन अब क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन की एक बड़ी रिफाइनरी तोड़ दी, क्रेमेंचुक रिफाइनरी। उसके बाद यूक्रेन के पास अपना डीजल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई और अब वही यूक्रेन जो पहले इंडिया की क्रिटिसिज्म करता था, अब इंडिया से ही डीजल इंपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूक्रेन का 10% डीजल सप्लाई इंडिया ओरिजिन है। अब सोचो आयरनी, यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है और इंडिया रशियन क्रूड से ही रिफाइंड फ्यूल बनाता है और वही यूक्रेन अब इनडायरेक्टली वही फ्यूल ले रहा है इंडिया से। यही है ग्लोबल पॉलिटिक्स दोस्तों। दोस्ती, दुश्मनी और ज़रूरत सब एक ही टेबल पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा नेपाल के यूथ ने पीएम को कुर्सी से हटा दिया, इजराइल ने मोदी जी की ओपनली तारीफ की और यूक्रेन ने अपना पूरा स्टैंड चेंज कर दिया इंडिया के साइड में। ये 3 खबरें दिखाती हैं कि दुनिया का मैप कैसे रोज़ बदल रहा है और इंडिया हर जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको क्या लगता है, यूक्रेन का ये यू टर्न एक स्ट्रैटेजी है या मजबूरी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।